नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके पर हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय पाश्चात्य राजनीतिक विचारक कार्ल हेनरिक मार्क्स के ऊपर रहेगा। कार्ल हेनरिक मार्क्स, इनसे जुड़े हुए तमाम बिंदुओं पर हमारी चर्चा रहेगी। इनसे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पिछले वर्षों में परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और आगामी समय में किस प्रकार के सवाल इनसे पूछे जा सकते हैं, उन तमाम रणनीति पर हमारी चर्चा रहेगी। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। कार्ल मार्क्स, जिनका पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स है, ये मूलतः जर्मनी के नागरिक है। इनकी औपचारिक नागरिकता जर्मन की है और इनका अंतिम समय यूके में व्यतीत हुआ और वहां पर इनका निधन हो जाता है। इनकी काल अवधि की बात करें तो इनका जन्म 1813 में टीयर नामक स्थान जर्मनी में होता है और इनका निधन 1883 में लंदन यूके में इनका निधन हो जाता है। इस काल अवधि के मध्य इन्होंने अपने विचारों का प्रतिपादन किया और एक समाजवादी क्रांतिकारी विचारक के रूप में, वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता के रूप में हमारे सामने उभरे। तो आइए इस महान विचारक के बारे में अध्ययन करते हैं। कार्ल मार्क्स, जिनका जन्म 1813 में जर्मनी में हुआ और इनकी मृत्यु 1883 में लंदन यूके में हुई। क्योंकि यहां से भी कई प्रकार के सवाल आए हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ, इनका निधन कहां पर हुआ और यह किस देश के मूल नागरिक थे। तो ये मूल नागरिक, इनकी औपचारिक नागरिकता है जो जर्मनी की है। ये महान जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार, राजनीतिक अर्थव्यवस्था के आलोचक यानी कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसके आलोचक रहे हैं, समाजवादी क्रांतिकारी और वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं। कौन? कार्ल मार्क्स। ऐसे महान विचारक जिनके बारे में, जिनसे निरंतर प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे अधिक यदि किसी विचारक पर सवाल पूछे गए हैं तो कार्ल मार्क्स से पूछे गए हैं। तो अगला सवाल, इस वीडियो सीरीज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये सवाल नंबर 1, सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए मार्क्स ने मानव समाज की विभिन्न अवस्थाओं की परिकल्पना को किस से लिया है? सवाल क्या कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए मार्क्स ने मानव समाज की विभिन्न अवस्थाओं की परिकल्पना को किससे लिया? रूसो से, हीगल से, अरस्तु से, मैकियावेली से। सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए कार्ल मार्क्स ने मानव समाज की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। उन अवस्थाओं को उन्होंने किससे ग्रहण किया है, उन अवस्थाओं पर किसका प्रभाव रहा है? क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? आइए राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट होगा, हीगल से। यानी कि कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए मानव समाज की विभिन्न अवस्थाओं को जो परिकल्पना है उसको उन्होंने हीगल से ग्रहण किया है। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए मार्क्स ने मानव समाज की विभिन्न अवस्थाओं की परिकल्पना जर्मन दार्शनिक हीगल से ग्रहण की है। कार्ल मार्क्स भी जर्मन दार्शनिक है और हीगल भी एक जर्मन दार्शनिक है। हीगल है जो एक प्रमुख आदर्शवादी विचारक है, जो चेतन तत्व को महत्वपूर्ण स्थान देता है। उसके विचारों का प्रमुख केंद्र है चेतना, जबकि कार्ल मार्क्स के विचारों का जो प्रमुख केंद्र है वो है पदार्थ।
हीगल हीगल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं जिनका अध्ययन है जो कार्ल मार्क्स ने किया है? इन रचनाओं का मार्क्स के ऊपर प्रभाव रहा। तो वो रचनाएं हैं द फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड। ये हीगल की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जहां से भी सवाल आ सकते हैं। द फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड, द साइंस ऑफ लॉजिक, द फिलोसॉफी ऑफ राइट, द फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री। ये हीगल की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, बुक है। द फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड, द साइंस ऑफ लॉजिक, द फिलोसॉफी ऑफ राइट, द फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री। मार्क्स पर हीगल की प्रभाव। मार्क्स हीगल के इतिहास के दर्शन तथा तर्क के विज्ञान से प्रभावित था। यानी कि मार्क्स है जो हीगल के इतिहास के दर्शन तथा तर्क के विज्ञान से प्रभावित था, क्योंकि मार्क्स ने द्वंद्वात्मक जो पद्धति का ग्रहण किया है वो हीगल से लिया है। मार्क्स को प्रभावित करने वाले अन्य विद्वानों में स्पिनोजा का नाम आता है। स्पिनोजा, जिनका प्रभाव ही कार्ल मार्क्स पर रहा। इनके अलावा ह्यूम का भी नाम आता है, जिनका भी प्रभाव कार्ल मार्क्स के ऊपर रहा। स्पिनोजा और ह्यूम, इनकी रचनाओं का प्रभाव भी कार्ल मार्क्स के ऊपर रहा, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने इनकी रचनाओं के प्रभाव से लोकतंत्र की सकारात्मक अवधारणा विकसित करने का प्रयास किया। यानी कि इन दोनों की रचनाओं के गहन अध्ययन ने मार्क्स को प्रजातंत्र की सकारात्मक अवधारणा विकसित करने में सहायता दी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स के ऊपर हीगल का भारी प्रभाव रहा है। इसके अलावा स्पिनोजा और ह्यूम जैसे विचारकों का भी प्रभाव कार्ल मार्क्स पर रहा है। नेक्स्ट 2 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। फ्रेडरिक एंजल्स के अनुसार ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। लुई अल्थुजर, कार्ल मार्क्स, रूसो और हीगल। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? फ्रेडरिक एंजल्स कार्ल मार्क्स के मित्र तथा सह लेखक रहे हैं। इन्होंने कई पुस्तकों का संपादन कार्ल मार्क्स के साथ किया है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध पुस्तक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड द जर्मन आइडियोलॉजी, ये पुस्तकें हैं जिनका सह लेखन है जो फ्रेडरिक एंजल्स और कार्ल मार्क्स ने किया है। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन बी, मार्क्स। लुई अल्थुजर जो एक फ्रांसीसी विचारक है और ये संरचनात्मक मार्क्सवाद से जुड़े हुए हैं। इनका संबंध संरचनात्मक मार्क्सवाद से है। किसका? लुई अल्थुजर का। तो लुई अल्थुजर कौन है? संरचनात्मक मार्क्सवादी है। अगला सवाल 3 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद को अपनी सभी रचनाओं में किस रूप में प्रयुक्त किया है? यानी कि कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद को अपनी सभी रचनाओं में किस रूप में प्रयुक्त किया है? संघर्ष के रूप में, विकासवाद के रूप में, निर्देशक सूत्र के रूप में, प्रकार्य के रूप में। क्या होगा इस 3 नंबर सवाल का राइट उत्तर? यानी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद को अपनी सभी रचनाओं में किस रूप में प्रयोग किया है या प्रयुक्त किया है? संघर्ष के रूप में, विकासवाद के रूप में, एक निर्देशक सूत्र के रूप में या प्रकार्य के रूप में। क्या होगा इस 3 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो आइए राइट उत्तर चेक करते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। एक निर्देशक सूत्र के रूप में इसका प्रयोग किया है। यानी कि ऐतिहासिक भौतिकवाद में कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने निर्देशक सूत्र के रूप में इसका प्रयोग किया है। ऑप्शन सी राइट होगा।
फ्रेडरिक एंजल्स के अनुसार ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स ने प्रतिपादित किया था, जबकि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत जिसका विकास फ्रेडरिक एंजल्स ने किया है। यानी कि दोनों एक दूसरे के बारे में कहते हैं। फ्रेडरिक एंजल्स कहता है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने विकसित किया है, जबकि कार्ल मार्क्स कहता है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत जिसको मैंने फ्रेडरिक एंजल्स से ग्रहण किया है, इसका विकास फ्रेडरिक एंजल्स से किया है। तो ये दोनों के कथन आपको ध्यान होने चाहिए। और यह कहा जा सकता है कि इन दोनों ही विद्वानों ने इस ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धांत को अपनी सभी रचनाओं में निर्देशक सूत्र के रूप में इनका प्रयोग किया है। यानी कि ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत को इन्होंने निर्देशक सूत्र के रूप में इसका प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द जर्मन आइडियोलॉजी इत्यादि रचनाओं में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 4 नंबर। कार्ल मार्क्स के अनुसार भौतिक दशाएं अनिवार्यतः क्या है? उत्पादन का तकनीकी साधन, उत्पादन का मनोवैज्ञानिक साधन, विचारों का एक पुंज, समाज की एक अवस्था। कार्ल मार्क्स के अनुसार भौतिक दशाएं अनिवार्यतः क्या है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। तो आइए इस सवाल का राइट उत्तर चेक करते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। कार्ल मार्क्स के अनुसार भौतिक दशाएं उत्पादन का तकनीकी साधन है। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। अगला सवाल 5 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। मार्क्स के अनुसार मानवीय समाज कैसे बनता है? यानी कि कार्ल मार्क्स के अनुसार मानव समाज का निर्माण कैसे होता है? उत्पादन की शक्ति और विचारों से, उत्पादन के साधन और उद्विकास से, उत्पादन की शक्ति और संबंधों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्पादन की शक्ति और संबंधों से मानवीय समाज का निर्माण होता है। ये कार्ल मार्क्स कहते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट होगा, उत्पादन की शक्ति और संबंधों से। ऑप्शन सी इस सवाल का राइट उत्तर होगा। अब आइए कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत को हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या है ऐतिहासिक भौतिकवाद? समाज के बारे में मार्क्स के सामान्य विचारों को ही उसका ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि समाज के बारे में कार्ल मार्क्स के क्या सामान्य विचार रहे, क्या थॉट्स रहे, उनको हम ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत के नाम से जानते हैं। भौतिकवाद, मेटेरियलिज्म, जो कि मार्क्स के सिद्धांतों में एक केंद्रीय बिंदु है। जिस प्रकार हीगल के विचारों में चेतन तत्व केंद्रीय बिंदु है, उसी प्रकार मार्क्स के विचारों में भौतिकवाद मुख्य स्थान रखता है। भौतिकवाद समाजशास्त्र के चिंतन का आधार है, क्योंकि मार्क्स के अनुसार भौतिक दशाएं, जिनको वह आर्थिक कारक पर आधारित मानता है, समाज की संरचना और विकास को प्रभावित करते हैं। यानी कि कार्ल मार्क्स ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत के आधार पर यह कहते हैं कि भौतिक दशाएं, जिनमें आर्थिक कारक शामिल है, ये समाज की संरचना को प्रभावित करते हैं, उसके विकास को प्रभावित करते हैं। उसके विकास को निर्धारित करने वाले जो कारक है वो है ऐतिहासिक भौतिकवाद का आर्थिक कारक। उसके सिद्धांतों के अनुसार भौतिक दशाएं अनिवार्यतः उत्पादन का तकनीकी साधन है। यानी कि कार्ल मार्क्स कहता है कि भौतिक दशाएं अनिवार्यतः उत्पादन का तकनीकी साधन है तथा मानवीय समाज उत्पादन की शक्ति और संबंधों से बनता है।
तो इस प्रकार के कथन और कारण वाले सवाल आ सकते हैं कि कार्ल मार्क्स के अनुसार भौतिक दशाएं अनिवार्यतः उत्पादन का तकनीकी साधन है और मानवीय समाज का निर्माण उत्पादन की शक्ति और संबंधों से होता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद में ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि मार्क्स ने इसके द्वारा मानवीय समाजों की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में विकसित होने की क्रिया बताई है, यानी कि ऐतिहासिक, क्योंकि कार्ल मार्क्स ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार मानव ने आदिम साम्यवाद से दास साम्यवाद, सामंती व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, सरवारा का अधिनायकवाद और अंत में साम्यवादी व्यवस्था प्राप्त की। इस प्रकार ये ऐतिहासिक व्यवस्थाओं का क्रम है। दूसरी ओर भौतिकवाद इसलिए है क्योंकि मार्क्स ने मानवीय समाज के विकास की व्याख्या भौतिक तत्वों के आधार पर की है, यानी आर्थिक आधार पर मानवीय समाज के विकास की व्याख्या कार्ल मार्क्स करता है। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स का यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है ऐतिहासिक भौतिकवाद। दूसरी ओर एंजल्स के अनुसार ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत इतिहास को समझने का एक विशिष्ट दृष्टिकोण है। कौन? फ्रेडरिक एंजल्स, जो कार्ल मार्क्स के एक अच्छे मित्र और लेखक सहयोगी रहे हैं, जो कहते हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत इतिहास को समझने का एक विशिष्ट दृष्टिकोण है। इस विचार के माध्यम से ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे छिपे मूल तत्वों को समझने का प्रयास किया गया है, यानी कि ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे छिपे हुए मूल तत्वों को समझने का प्रयास है जो कार्ल मार्क्स ने किया है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स दोनों ही इतिहास की व्याख्या की वैज्ञानिक प्रकृति पर बल देते हैं। इतिहास की व्याख्या की वैज्ञानिक प्रकृति पर इन्होंने बल दिया है। जर्मन आइडियोलॉजी, जो जिसका लेखन दोनों ने मिलकर किया है, जो 1845 और 46 की अवधि में इसका प्रकाशन होता है, इस पुस्तक में कार्ल मार्क्स तथा एंजल्स ने कहा कि इतिहास पर उनके विचार वास्तविक दशाओं के वैज्ञानिक प्रेक्षण और विवरण पर आधारित है। यानी कि जर्मन आइडियोलॉजी, जिसका प्रकाशन 1845-46 की अवधि में होता है, और इस पुस्तक में कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंजल्स ने कहा कि इतिहास पर उनके विचार वास्तविक दशाओं के वैज्ञानिक प्रेक्षेपण और विवरण पर आधारित है। इसके अलावा इन्होंने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का भी सहलेखन किया है। अगला सवाल 6 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और फिर सही कथनों को इंगित कर सही कोट का चयन कीजिए। आइए एक एक करके चेक करते हैं। लोकतंत्र पर मार्क्स के क्रांतिकारी विचार अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांति जैसी ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन पर आधारित थे। क्या यह कथन सही है या गलत? दूसरा कथन, मार्क्स के अनुसार सरवारा समूह के लोकतंत्र की अवस्था अस्थायी व परिवर्तनशील होती है। क्या यह कथन सही है या गलत? मार्क्स के अनुसार साम्यवाद एक ऐसी अवस्था है जिसमें सभी वस्तुओं पर सभी का सामूहिक स्वामित्व होता है। क्या यह कार्ल मार्क्स के बारे में सत्य है या असत्य? चौथा कथन, स्पिनोजा और ह्यूम जैसे विचारकों का प्रभाव मार्क्स पर पड़ा। उपयुक्त में से सही कथनों को इंगित कर सही कूट का चयन करें। वेरी वेरी मोस्ट सवाल है। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? आप लगातार अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। हमने PYQ, एक्सपेक्टेड, अन्य महत्वपूर्ण सवालों को इस वीडियो सीरीज में शामिल किया है जो आपकी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण उपयोगी सिद्ध होंगे। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल
स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज मिलेंगी। तो आइए इस सवाल का राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। 1 2 3 4 ये चारों कथन सही है। लोकतंत्र पर मार्क्स के क्रांतिकारी विचार अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांति जैसी ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन पर आधारित थे। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इन क्रांतियों का अध्ययन किया और उनके प्रभाव का विश्लेषण किया। दूसरा कथन, मार्क्स के अनुसार सर्वहारा समूह के लोकतंत्र की अवस्था अस्थायी है और वह परिवर्तनशील है। तीसरा, मार्क्स के अनुसार साम्यवाद एक ऐसी अवस्था है जिसमें सभी वस्तुओं पर सभी का सामूहिक स्वामित्व होगा। यह बात भी बिल्कुल सही है। स्पिनोजा और ह्यूम जैसे विचारकों का प्रभाव मार्क्स के ऊपर पड़ा और इनके प्रभाव से ही मार्क्स ने लोकतंत्र की सकारात्मक अवधारणा विकसित करने का प्रयास किया। यह बात भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार चारों कथन सही है। ऑप्शन ए राइट होगा। लोकतंत्र पर मार्क्स के क्रांतिकारी विचार अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांति जैसी ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन पर आधारित थे। इन ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययनों से उसने यह निष्कर्ष निकाला कि सर्वहारा समूह के लोकतंत्र की अवस्था अस्थायी है और वह परिवर्तनशील है। इस अवस्था को सामान्यतः तथा अनिवार्यतः साम्यवाद में बदल जाना पड़ता है। यानी कि जो सर्वहारा समूह के लोकतंत्र की जो अवस्था है ये अस्थायी और परिवर्तनशील है और इस अवस्था को सामान्यतया तथा अनिवार्यतया साम्यवाद में बदल जाना पड़ता है। मार्क्स के अनुसार साम्यवाद एक ऐसी अवस्था है जिसमें सभी वस्तुओं पर सभी का सामूहिक स्वामित्व होता है, वे सभी को प्राप्त होती है। साम्यवादी विचारों में विश्वास बढ़ जाने के बाद मार्क्स ने अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन प्रारंभ किया। इस दौर में वे एक उदारवादी लिबरल से साम्यवादी कम्युनिस्ट के रूप में विकसित हो रहे थे। यानी उनके विचार शुरुआत में उदारवादी थे और धीरे धीरे उनके विचार परिपक्व होते गए और एक अंत में कम्युनिस्ट बन गए। उसने यानी कि कार्ल मार्क्स ने स्पिनोजा और ह्यूम, लुडविग फायरबाख, एलेक्सी द टोक्यूले जैसे यूरोपीय चिंतकों से बहुत कुछ सीखा। यानी कि इन विचारकों का प्रभाव कार्ल मार्क्स के ऊपर रहा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 7 नंबर। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे, सत्य कथन को इंगित करिए। ऑप्शन ए, हीगल की भांति मार्क्स ने इस बात को माना कि मनुष्य का इतिहास सरल रूप से एक ही दिशा में चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें अवस्थाएं पुनर्गठित नहीं होती। ऑप्शन बी, मार्क्स का मानना था कि इतिहास की प्रक्रिया में निहित नियमों को खोजा नहीं जा सकता। ऑप्शन सी, मार्क्स का मानना था कि इतिहास अपने को दोहराता है अर्थात अवस्थाएं पुनर्गठित होती हैं। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सत्य कथन हैं। क्या होगा इस 7 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। हीगल की भांति मार्क्स ने इस बात को माना कि मनुष्य का इतिहास सरल रूप में एक ही दिशा में चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें अवस्थाएं पुनर्गठित नहीं होती है। हीगल की भांति मार्क्स भी ये मानते हैं कि मनुष्य का इतिहास सरल रूप में एक ही दिशा में चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें अवस्थाएं पुनर्गठित नहीं होती है। मार्क्स का मानना था कि इतिहास की प्रक्रिया में निहित नियमों को खोजा नहीं जा सकता, खोजा जा सकता है। यानी कि मार्क्स का मानना है कि इतिहास की प्रक्रिया में निहित नियमों को खोजा जा सकता है। मार्क्स का मानना था कि इतिहास अपने को दोहराता है अर्थात अवस्थाएं पुनर्गठित होती है। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा।
आप व्याख्या देख सकते हैं। जो कार्ल मार्क्स के इतिहास की अवधारणा है वो हिगल से प्रभावित है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। कुछ अन्य और महत्वपूर्ण तथ्य आपके समक्ष है। हिगल ने इतिहास में विचारों की प्रगति को द्वंद्ववाद की प्रक्रिया से समझा है। यानी हिगल ने इतिहास में विचारों की प्रगति को द्वंद्ववाद की प्रक्रिया से समझा। मार्क्स ने द्वंद्ववाद की अवधारणा को अपनाया, लेकिन उसे हिगल की तरह विचारों की प्रगति की अवधारणा में कोई सार नहीं दिखाई दिया। यानी कि कार्ल मार्क्स ने द्वंद्ववाद की जो अवधारणा हिगल से ग्रहण की है, लेकिन हिगल की तरह विचारों की प्रगति की अवधारणा में उन्हें कोई सार दिखाई नहीं देता है, क्योंकि मार्क्स का जो मूल जो केंद्र है वो है पदार्थ। मार्क्स के अनुसार सत्य का मूल आधार विचार न होकर के पदार्थ है। मार्क्स कहते हैं कि सत्य का मूल आधार विचार नहीं है, पदार्थ है। मार्क्स ने भौतिकवाद द्वारा सत्य को अभिव्यक्त करने की कोशिश की, इसलिए मार्क्स के सिद्धांत को ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा जाता है, जबकि हिगल की विचारधारा वाद, स्वाद और प्रतिवाद, प्रक्रिया प्रत्यवाद कहलाती है। यानी कि हिगल चेतना को महत्वपूर्ण मानता है, जबकि कार्ल मार्क्स पदार्थों को महत्वपूर्ण मानता है। हिगल कहता है कि विचारों में जो द्वंद्व होता है, वाद, प्रतिवाद और स्वाद, उसी प्रकार कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पदार्थों में द्वंद्व होता है। और यदि द्वंद्वात्मक पद्धति की यदि बात करें तो इससे सबसे पहले जिनके विचारों में इसका प्रयोग हुआ है वो है सुकरात के विचारों में। लेकिन द्वंद्वात्मक पद्धति को लेखन में सबसे पहले जो प्रयोग में लाने वाले विचारक है वो है प्लेटो, और उसके बाद हिगल के विचारों में, और उसके बाद कार्ल मार्क्स के विचारों में द्वंद्वात्मक पद्धति के प्रयोग देखने को मिलते हैं। सबसे पहले सुकरात, और यदि किसी के लेखन में सबसे पहले प्रयोग हुई है तो यह प्लेटो के विचारों में द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग लेखन में हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 8 नंबर।